दोस्तों, अगर आप बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, हिंदी साहित्य की यूट्यूब पर यूनिट 22 क्लास आप सर्च कर करके परेशान अगर हो चुके हैं तो भाई साहब आपकी परेशानी इस क्लास को देखने के बाद खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस क्लास को हमने स्पेशल बीए फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है। और भाई एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बहुत लंबी मैं क्लासेस वैसे भी नहीं बनाता हूं, मात्र 10-10 15-15 मिनट की मेरी क्लासेस होती हैं और इन सभी क्लासेस में शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन सबका गर्दा एकदम उड़ाया जाता है। अब आप जब एक बार आप क्लास पूरी कंप्लीट देख लेंगे तब आप अंत में हमें बताना कि भाई क्लास में मजा आया नहीं आया, या कंटेंट दमदार था या नहीं था। और एक लास्ट बात हम करेंगे, इसके बाद क्लास जो होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। और बात यह है कि भाई जिस विश्वास से आप मेरी क्लास देख रहे हैं ना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके हर विश्वास पे खरा उतरूंगा साहब, है ना। और सब यूनिवर्सिटी के लिए, प्रत्येक यूनिवर्सिटी के लिए ये जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। अब चलेंगे, क्लास करते हैं स्टार्ट को। यूनिट वन का हम गर्दा इस वीडियो में उड़ा देते हैं। हम चलेंगे एकदम। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। देखिएगा, लेकिन हम सिलेबस को डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अगर सिलेबस को डिस्कस करने बैठ गए ना तो फिर टाइम मुझे लगता है कि हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। इसलिए अब हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, है ना। रोक करके आप चाहें तो लिख सकते हैं अपने सिलेबस को या समझ सकते हैं। देखो भाई, बात करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी की यूनिट 1 में, तो हमें क्या पढ़ना है? भारतीय ज्ञान परंपरा एवं हिंदी साहित्य का इतिहास। टॉपिक वाइज हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, पहले शॉर्ट पढ़ेंगे, इसके बाद हम लॉन्ग पढ़ेंगे। देखो भाई, आराम से बस अच्छे से फोकस कर लो। हिंदी साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है? भाई साहब 4 प्रमुख कालों में हिंदी साहित्य को बांटा गया है। अब आप कहेंगे 4 काल कौन कौन से हैं? देखिएगा, पहला काल आपका रहेगा आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा है आधुनिक काल। आदिकाल की जो अवधि है 1550 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। अच्छा, भक्ति काल तो 1350 से 1700 ईस्वी तक। अच्छा, रीति काल तो 1700 से 1900 ईस्वी तक। और अगर आधुनिक काल की बात करें तो 1900 ईस्वी से अभी वर्तमान तक जो चल रहा है वो आधुनिक काल ही चल रहा है। अच्छा, एक सेकंड जो क्वेश्चन बनता है भाई, इंपॉर्टेंट है कि ये बता दो भक्ति काल के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो इसके 2 संप्रदाय हैं, एक तो है सगुण संप्रदाय और निर्गुण संप्रदाय। अच्छा, सगुण क्या है और फिर निर्गुण क्या है? सगुण को हम अगर सबसे पहले समझें तो सगुण है जिसमें मूर्ति पूजा की जाती है ना। सामने जो हमारे देवी देवता होते हैं उनकी हम पूजा करते हैं। निर्गुण संप्रदाय में व्यवस्थाएं विचारधाराएं लगभग सेम है, लेकिन बस इसमें क्या है, मूर्ति पूजा का जो है, मूर्ति पूजा की आज्ञा नहीं है। प्रश्न नंबर 3 की हम बात करेंगे, निर्गुण काव्य के प्रमुख कवि कौन थे? तो भाई साहब कबीरदास जी, दादू और रैदास साहब, है ना। कबीरदास जी, दादू और रैदास साहब, ये तीनों जो है निर्गुण काव्य के कवि कहे जाते हैं। कबीरदास जी के बारे में तो आपने काफ़ी पढ़ा होगा, है ना। बहुत सारे इनके दोहे प्रचलित हैं और ये भी कहा जाता है कि कबीरदास जी जो है वो पढ़े लिखे नहीं थे, है। और बाकी जो उनके अनुयायी थे ये दोहा बोलते थे, अनुयायी उसको लिखते थे, है ना। आपने सुना भी होगा, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, है ना, ये सब चीज़ें। 4 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, सगुण काव्य की जो 2 शाखाएं हैं वो क्या क्या हैं? तो सगुण काव्य की जो 2 शाखाएं वो है राम भक्ति शाखा और श्री कृष्ण भक्ति शाखा। अच्छा, राम भक्ति शाखा में क्या है? तो राम जी की जो रचनाएं हैं वो किसने लिखी? तो आप कहेंगे सर तुलसीदास जी हैं, है ना। कृष्ण भक्ति शाखा में कौन है? तो आप कहेंगे सूरदास जी और मीराबाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। बात करेंगे 5 नंबर प्रश्न की, रीति काल का प्रमुख रस कौन सा था? तो भाई श्रृंगार रस जो है वो रीति काल का प्रमुख रस था। बात करेंगे 6 नंबर प्रश्न की। अच्छा, आप सबको श्रृंगार रस के बारे में तो पता होगा ही, है ना। ऐसा तो नहीं है कोई जिसको श्रृंगार रस का पता ना हो। कक्षा 12 तक आप ये सब पढ़ लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न रहेगा, मध्य साहित्य क्या है? तो भाई मध्य साहित्य में भारतीय धार्मिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक परंपराओं का वर्णन जो होता है वो कहाँ होता है? तो आप कहेंगे मध्य साहित्य में। सिंपल सी बात, भारतीय धार्मिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक परंपराएं, है ना। धार्मिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक परंपराओं का जहाँ वर्णन हो वो मध्य साहित्य है। क्या है भाई? मध्य साहित्य है, याद रखेंगे। 7 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, भाई नाच साहित्य का क्या अर्थ है? नाच साहित्य के अगर अर्थ की हम बात करें तो नाच साहित्य का अर्थ का संबंध है लोकनाट्य से, है ना, नृत्य गान से। यानी कि देखो, नाच से समझ में आ रहा है कि नाच गान से रिलेटेड है, तो लोकनाट्य, नृत्य गान और मंचीय परंपरा से इनका जो है वो संबंध होता है। वीडियो पसंद आ रही हो ना तो यार आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के यार शेयर जरूर कर दो जो परेशान हो रहे हो। और बहुत जल्द यूनिट 2 की क्लास हम आपको देंगे। यूनिट 2 ही नहीं, यूनिट 3, 4 करके सारी क्लास देंगे। एक क्लास में जो है वो 1 यूनिट कंप्लीट हम करते हैं, है ना। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो फिर आपको नोटिफिकेशन आप तक नहीं जाएगा।
चलेंगे अब सेक्शन 2 में जो हमें समझना है लॉन्ग प्रश्नोत्तर है ना, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हम इसको समझते हैं, क्लियर करते हैं। चलेंगे, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आपके इस भाई का वादा है भाई, है ना। और जिस विश्वास से आप हमारी क्लास देख रहे हैं भाई, पूरी कोशिश है कि आपके विश्वास पे हम खरे उतरेंगे साहब। भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य, इस क्वेश्चन को हम बड़ा अच्छे से समझते हैं कि भाई भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य का जो परस्पर संबंध है उसको हमें स्पष्ट करना है। चलेंगे यहाँ पे भाई बात करेंगे आंसर की। भारतीय ज्ञान परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। वह परंपरा है जिसने मनुष्य के संपूर्ण जीवन को धर्म, दर्शन, विज्ञान, कला और साहित्य के माध्यम से निर्देशित किया है ना। तो ये किसकी बात हो रही है? तो आप कहेंगे सर ये बात जो हो रही है वो भारतीय ज्ञान परंपरा की बात हो रही है। इस परंपरा में वेद, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, स्मृतियां, आयुर्वेद, नाटक, संगीत, ज्योतिष, वास्तु आदि की एक विशाल जो विरासत है। हिंदी साहित्य इस ज्ञान परंपरा का संवाहक बनकर उभरा है। तो भाई साहब आप अगर इसमें देखेंगे तो सब चीज़ें मिल जाएंगी, जिसमें वेद का ज्ञान है, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, स्मृतियां, आयुर्वेद तक का, नाटक का, संगीत का, ज्योतिष का, यानी कि वास्तुशास्त्र तक का ज्ञान, सब पूरा ज्ञान भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार भारतीय हिंदी साहित्य में मिलता है। अच्छा, बात करेंगे हिंदी साहित्य के आदि काल में वीर गाथाओं के माध्यम से लोक सम्मान और साहस की भावना को बल मिला। भक्ति काल में उपनिषदों और भक्ति दर्शन का प्रभाव स्पष्ट रूप से तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी जैसे कवियों की रचना में दिखता है। यहाँ भारतीय ज्ञान परंपरा के तत्व जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु, आपने सुना होगा ये श्लोक, वसुधैव कुटुम्बकम, है ना, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, यानी कि उदार चरित वालों के लिए क्या है भाई, है ना, तो पूरी धरती ही कुटुंब के समान होती है। साहित्य के माध्यम से जनमानस तक पहुँचे इस प्रकार हिंदी साहित्य ने भारतीय ज्ञान परंपरा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। भाई साहब बहुत अच्छे तरीके से अगर देखा जाए तो हमारा जो इतिहास है भाई बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग पढ़ना नहीं चाहते भाई, टाइम अपना वेस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करके वेस्ट करेंगे, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेस्ट करेंगे, पर इन्वेस्ट हम नहीं करना चाहते हैं। चलेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। देखिएगा अब मेरा जो टॉपिक है हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण और प्रवृत्तियों से रिलेटेड रहेगा। क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस प्रकार किया गया है, नामकरण और प्रवृत्तियां का विवरण दें। ठीक है, तो अब जरा इसको हम समझते हैं बहुत हेडिंग वाइज, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन अभी समझा है उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अब जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, समझो। हिंदी साहित्य का काल विभाजन मुख्यतः विषय वस्तु, भाषा शैली और साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया है। यह प्रमुख 4 भागों में विभाजित है ना। कौन कौन से भाग में विभाजित है? मैंने अभी ऊपर बताए थे, आदिकाल, तो जो 1050 से लेके 1350 ईस्वी तक चला है, इसको हम जरा समझते हैं। आदिकाल का एक और नाम है जिसको कहते हैं वीर गाथा काल। क्या कहते हैं? वीर गाथा काल इसमें इसे कहा जाता है। अच्छा, आदिकाल से अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो वीर गाथा से समझ लो कि इसमें वीरता से रिलेटेड चीजें होंगी। कौन कौन? देखिए जो रचनाएं हैं शौर्य, युद्ध और नायकों की वीरता पर आधारित है। ठीक है, बहुत बढ़िया। भाषा की अगर बात करें तो प्राचीन हिंदी है या फिर अपभ्रंश जो है भाषा का यूज किया गया है। और एक बात और बताएं भाई, अगर एमएस होम स्टडी प्लेटफॉर्म बात करता है भाई दिल से पढ़ाने की, तो हम उम्मीद भी ये करते हैं कि भाई आप मन से पढ़ें यार, है ना। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो बीच में छोड़ करके वीडियो को चले जाएंगे, लेकिन अगर आपने पूरा देख लिया तो मुझे लगता है, और नोट्स आपने बना लिए, तो फिर मुझे लगता है कि आपको किसी चमत्कार की तो जरूरत नहीं पड़ने वाली आखिरी में, है ना। जब आप एग्जाम देने जाते हैं ना, तो खुद से जब आप एग्जाम देंगे तो आपके अंदर एक अलग ही फील आएगा, आपको लगेगा कि आपने बीए कंप्लीट किया है। और वैसे भी हम आपसे बहुत ज़्यादा टाइम तो फिर भी नहीं मांगते हैं, है ना। क्लास देख लो, नोट्स बना लो, पढ़ के चले जाना, एग्जाम में खत्म। ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लास नहीं होती है, 10-10, 15-15 मिनट की मेरी क्लास रहती है। सारे सब्जेक्ट की क्लास हम आपको देते हैं, ऐसा नहीं केवल हिंदी है, इससे पहले राजनीति विज्ञान की भी हम 3-4 यूनिट कंप्लीट करा चुके हैं। और अगर आप बाद में ये वीडियो देख रहे हो तब तो हो सकता है सारी वीडियो आ चुकी होंगी, तो प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर लो, बाकी लिंक प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात है ना, अभी हम सोच रहे हैं बता दें फ्लो में कि भाई टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। नोट्स अगर आपको देने रहते हैं, कोई अपडेट देनी रहती है, तो फिर वहाँ से हम आपको दे पाते हैं टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसी वीडियो के। अब चलो, अब फोकस के साथ समझ लो। देखो भाई, भक्ति काल 1350 से 1700 ईस्वी तक, भक्ति भावना से ओतप्रोत जो रचना है वो भक्ति काल में हुई। समाज में जातिवाद और धार्मिक पाखंड का विरोध खूब हुआ, है ना। अच्छा, 2 शाखाएं जो हैं भक्ति काल की वो होती हैं निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण के कौन है? कबीरदास जी, दादू और रैदास साहब का मैंने एक और नाम आपको बताया था, तो इनको भी आपको याद रखना है, रैदास जी।
और सगुण भक्ति में है तुलसीदास जी, सूरदास जी और मीराबाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, रीति काल की अगर हम बात करें तो रीति सिद्ध, रीति बद्ध और रीति मुक्त, तीन तरीका से ये भी विभक्त है। देखो आप पहले रीतिकाल 1700 से लेकर 1900 ईस्वी तक चला है। श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता है, दरबारी चाटुकारिता खूब करी गई है ना, और भाषा और अलंकार की अधिकता है, नायिका भेद है, प्रेम और सौंदर्य का खूब जबरदस्त चित्रण रीतिकाल में हुआ है। भाई साहब बात करेंगे 4 नंबर जो पॉइंट है, चौथे नंबर पॉइंट की, भाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन ध्यान रखना पेपर में, मुझे लगता है छपा हुआ मिलेगा इस बार। आधुनिक काल 1900 से लेकर वर्तमान तक चला आ रहा है। यथार्थवाद, राष्ट्रवाद, समाज सुधार, प्रमुख लेखक इसमें है प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला साहब। ये सब जो है वो आधुनिक युग के हैं। अच्छा, नामकरण में हम जरा समझ लेते हैं। प्रत्येक काल का नामकरण उस समय की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर हुआ है। जैसे भक्ति काल में भक्ति की प्रधानता थी, रीति काल में रीति या फिर रसछंद की थी, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा भाई, सिद्ध, नाथ, राशि, जैन और लौकिक साहित्य तुलनात्मक विवेचन, इनका हम करेंगे। चलेंगे भाई, बात करते हैं प्रश्न की। प्रश्न पे हम सीधा आते हैं। प्रश्न है भाई, सिद्ध, नाथ, राशि, जैन और लौकिक साहित्य की प्रमुख विशेषताओं की तुलनात्मक जो है वो उनका विश्लेषण हमें करना है। तो उत्तर की बात करें भाई, पूरा हेडिंग वाइज हम पढ़ेंगे, परेशान ना होना। अच्छा जबरदस्त कंटेंट, मुझे लगता है इससे अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिल सकता है ना। फ्री में जो मैं आपको देता हूँ, लोग पेड कोर्सेज में बेचते हैं यार, पैसे बनाते हैं, अपने ऐप लॉन्च करते हैं। तुम्हारे भाई ने कहा था कभी अपना ऐप नहीं आएगा, ना मैं कभी लाऊंगा, पूरा यूट्यूब पर ही पढ़ाऊंगा और फ्री पढ़ाऊंगा मेरे भाई। और अगर कभी ऐसा हुआ कि मुझे ऐप लाना पड़ा है ना, तो ऐप जब लाऊंगा तो बिल्कुल जरा से पैसे होंगे जिनके 10-20 रुपए से ज़्यादा वैल्यू हो गई नहीं। ठीक है, चलेंगे यहाँ पे। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक चरण में विभिन्न परंपराओं और धार्मिक दार्शनिक परंपराओं ने विशिष्ट प्रकार का साहित्य जो है वो प्रस्तुत किया है। इन परंपराओं ने हिंदी साहित्य की वैचारिक और भाषिक नींव मजबूत की। अच्छा, अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि सबसे पहले वन बाय वन इसमें सिद्ध जो साहित्य है उसको हम जरा समझते हैं। तो ये समय अवधि है 8वीं से लेकर 12वीं तक की जो शताब्दी है, उसमें सिद्ध साहित्य का समय माना जाता है। धार्मिक पृष्ठभूमि बौद्ध वज्रयान जो है वो धार्मिक पृष्ठभूमि इसकी लेते हैं हम। बाकी विषय वस्तु योग है, साधना है, सहज ज्ञान है, ये सब चीज़ें हैं। भाषा अपभ्रंश यूज की गई है। प्रमुख कवि सरहपा और लुइपा और कहपा, तो ये सब जो हैं वो उस टाइम के प्रमुख कवि थे। अच्छा, विशेषताओं में अगर हम समझें तो प्रतीकों और संकेतों का प्रमुख इसमें प्रयोग किया गया है, और हम बात सिद्ध साहित्य की कर रहे थे। अच्छा, अब नाथ साहित्य की हम बात करें तो नाथ साहित्य जो है वो 9वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक का समय नाथ साहित्य का माना जाता है। धार्मिक पृष्ठभूमि इसमें शैवयोग है, याद रखना सब, और नोट्स बनाते चलो। मैं एक एक बच्चे से कहता हूँ बार बार, और जब यूनिट 2 की क्लास आएगी अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे भाई तो फिर आप तक वीडियो नहीं पहुँचेगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई और जुड़ जाओ। ठीक है, परिवार बन जाओ यार एमबीएस स्टडी प्लेटफॉर्म का। विषय वस्तु हठ योग आत्म साक्षात्कार की यहाँ पे बात होती है विषय वस्तु में। भाषा देशज हिंदी है, ब्रज है और अवधी भाषा की यहाँ पे बात होती है। प्रमुख कवि जो है वो है भाई गोरखनाथ, है ना, गोरखनाथ साहब जो है प्रमुख कवि हैं। अच्छा, विशेषताओं की बात करेंगे, साधक जीवन की झलक इनमें विशेषता रही है इसकी। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, राशि साहित्य। अच्छा, राशि साहित्य में राशि यानी कि रास से बना हुआ है, किससे, रास से। अच्छा, अर्थ क्या होता है, तो रास का अर्थ होता है या तो नृत्य होगा, संगीत आधारित काव्य होगा। ठीक है। अच्छा, धार्मिक पृष्ठभूमि की बात करें तो कृष्ण भक्ति की यहाँ पे बात होती है। भाषा क्या है, तो आप कहेंगे सर ब्रज भाषा है। क्या है भाई, ब्रज भाषा इसमें होती है। और विषय वस्तु क्या है, तो कृष्ण लीला है, नृत्य नाट्य है, तो ये सब चीज़ें हैं। विशेषता मंचन योग्य रचनाएं हैं इसकी, जो मंच पे की जा सकती हैं, नाटक के जरिए, है ना, या कई तरीके से उनको प्रदर्शित किया जा सकता है। अच्छा, जैन साहित्य की अगर बात करें तो धार्मिक पृष्ठभूमि जैन धर्म है। भाषा प्राकृतिक सौरसैनी अपभ्रंश। विषय वस्तु की बात करें अगर तो धर्म है, नैतिकता है, आत्म संयम, तप, ये सब चीज़ें जो है वो विषय वस्तु पर, इन धर्म नैतिकता पर आधारित थी। प्रमुख रचनाकार अगर उस समय की हम बात करें तो कौन है, तो भाई हेमचंद्राचार्य और जिनसेन साहब जो है प्रमुख रचनाकार थे। विशेषता क्या थी, गद्य और पद्य दोनों में समृद्ध चीज़ें थी इनमें। योगदान, हिंदी भाषा की शुद्धता इसका प्रमुख हम कहें तो योगदान माना जाता है। नैतिक दृष्टि और ऐतिहासिक चेतना इनने जो है वो प्रदान की है। किसने, तो भाई जैन साहित्य की हम बात कर रहे हैं। लौकिक साहित्य में अगर देखें, परेशान ना होना, 5 से 6 ये रहेंगे, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए हम थोड़ा सा इन सबको, देखो हम इंपॉर्टेंट ही पढ़ाते हैं, आप ये ना सोचना हम 3 से 4 क्वेश्चन लेकर के आते हैं पूरी यूनिट में लॉन्ग में, और 4 से 5 क्वेश्चन लेकर के आते हैं शॉर्ट में। तो भाई अगर आप उतना भी नहीं पढ़ना चाहते तो फिर मुझे लगता है भाई रहने दो यार फिर। ठीक है, इतना पढ़ लो यार आराम से, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, 15 से 20 मिनट में क्लास हो जाएगी आराम से, देखते चलो।
विषय वस्तु लोक जीवन, हास्य, नीति और नीतिपरक कथाओं पर जो है लौकिक साहित्य की हम बात करें तो इन पर आधारित है। और भाषा की अगर बात करें तो जन सामान्य की बोलचाल वाली जो हिंदी है उनको लोक साहित्य में यूज किया गया है। विशेषताएं जो है जीवन की सहजता और व्यवहारिकता की प्रस्तुति इसकी बिल्कुल विशेषताएं हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है? तो निष्कर्ष निकलता है इससे कि इन सभी परंपराओं ने हिंदी साहित्य को वैचारिक गहराई, भाषिक विविधता और आध्यात्मिक ऊंचाई जो है वो प्रदान की है। विशेषता क्या है? तो सिद्ध है नाथ और जैन साहित्य ने बाद के भक्ति आंदोलन की जो है वो नींव रखी थी। ठीक है, तो ये चीज़ें निष्कर्ष यहाँ से निकल के आता है। अब एक क्वेश्चन बनता है भक्ति आंदोलन के जो कारण है वो, और फिर लास्ट में जो बनेगा वो रीति वाला, तो उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। बाकी भेद और विशेषताएं में रीति की समझनी है तो वो हम सीधा कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद पूरी यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बस समझ लो यार, थोड़ा सा टाइम और दे दो, है ना, परेशान ना होना, एकदम भाग मत जाना क्लास छोड़ के। देखो, भक्ति आंदोलन के सामाजिक सांस्कृतिक कारण क्या है? तो भाई भक्ति आंदोलन के उदय के प्रमुख कारणों पर हमें जो है प्रकाश डालना है, समझेंगे यहाँ पे। भक्ति आंदोलन 14 से लेकर 17वीं सदी के बीच भारत में एक सांस्कृतिक क्रांति के रूप में उभरा था। इसके उदय के निम्नलिखित कारण थे। अब हम कारण जरा समझते हैं। एक तो था कि भाई धार्मिक पाखंड का विरोध। समाज में देखिएगा ब्राह्मणवाद, कर्मकांड और जातिवाद का बहुत ज्यादा बोलबाला था। भक्ति संतों ने इसका क्या किया? खुला विरोध किया। सही बात है यार, जातिवाद क्यों फैला रहे हो, है ना, तो इन सब का खुला विरोध किया। बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, तो देखिएगा मुस्लिम शासन का प्रभाव, इस्लाम के एकेश्वरवाद, सरलता और समानता के प्रभाव से हिंदू समाज में भी भक्ति का जो है वो झुकाव बड़ा था, है ना, तो ये भी एक कारण था उस टाइम का। जनता की भाषा में जो है वो धर्म, संस्कृत आम जन की भाषा नहीं थी। संतों ने अवधी, ब्रज और खड़ी बोली आदि भाषाओं में भक्ति काव्य रचकर ईश्वर को जन जन से जोड़ा। अच्छा, संस्कृत से क्या था कि लोगों को समझ में कम चीज़ें आती थी, और जब क्या हुआ कि भाई अपनी जन जन की जो भाषा है, अवधी है, ब्रज है, तो सरल भाषा में जब जोड़ा गया तो लोग ज़्यादा ईश्वर से जुड़ पाए। बात करेंगे चौथे पॉइंट की बात करें तो सामाजिक समानता की भावना। संत कबीर, रैदास, मीरा आदि ने भक्ति के द्वारा सामाजिक समरसता, जाति भेद से मुक्ति और स्त्री सशक्तिकरण की वकालत की थी। तो भाई ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इनका भी प्रभाव पड़ा। 5 पॉइंट की बात करेंगे, भारतीय दर्शन का प्रभाव। देखिए भक्ति काल में भारतीय दर्शन का क्या प्रभाव है? उपनिषद, वेदांत और भागवत परंपरा ने भक्ति को आध्यात्मिक ऊंचाई दी है। तो ये जो है भारतीय दर्शन का प्रभाव है। और बस 2 से 3 क्वेश्चन और हैं और आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। परेशान ना हो, आराम से 5 मिनट में हम चीज़ें क्लियर करते हैं, बस समझते चलो यार, है ना। 5 मिनट का टाइम और दे दो। रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो भाई रीतिकालीन साहित्य की जो प्रमुख विशेषता है उनमें से सबसे पहली विशेषता तो मैंने आपको बताई थी कि श्रृंगार रस की प्रधानता है इसमें। ठीक है, श्रृंगार रस की प्रधानता, नायक नायिका के प्रेम और सौंदर्य का चित्रण। अच्छा, दूसरे की हम यहाँ पे बात करेंगे तो नायक नायिका भेद का वर्णन। तो इसमें स्वाधीन, भ्रत का, खंडता, है ना, अभिसारिका आदि प्रकारों का विस्तार से चित्रण है। तीसरा है अलंकार और छंद पर बल, भाषा को सजाने के लिए अलंकारों का व्यापक प्रयोग। चौथे पॉइंट की बात करें, केवल 6 हैं, परेशान ना हो। काव्य शास्त्र का प्रभाव, कभी काव्य शास्त्र के नियमों के अनुसार रचना जो है वो उस टाइम करते थे। 5 की बात करेंगे तो दरबारी संस्कृति का प्रभाव, राजा महाराजाओं की प्रशंसा और दरबार को ध्यान में रखकर जो है वो रचनाएं की जाती थी। 6वें नंबर की बात करेंगे तो सामाजिक और आध्यात्मिक सरोकारों की कमी। इस युग में समाज सुधार या भक्ति की प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती। किसमें? रीतिकाल की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अब रीतिकाल की प्रवृत्तियां कैसी थी इस क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थी? और जरा उत्तर की ओर हम अपनी नजर डालते हैं। पहले की बात करेंगे भाई, श्रृंगारिक विषय वस्तु की प्रधानता थी। दूसरा है नारी सौंदर्य और प्रेम का कलात्मक चित्रण है। तीसरा है काव्य शास्त्रीय तत्वों का प्रयोग, रस, अलंकार और छंद। चौथे की बात करेंगे नायिका भेद। भाई गला बैठता जा रहा है लेकिन हम रुकेंगे नहीं जब तक वीडियो कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, बस आप अपना फोकस बनाए रखो। नायिका भेद और नक सिख वर्णन की विशेषता। 5 की बात करेंगे राजाओं की प्रशंसा, दरबारी माहौल का चित्रण। और 6 की बात करेंगे रचनाओं में कलापरकता और शिल्प सौंदर्य का समावेश। और एक और बात बताया, मैंने भी बताया था आपको, चाटुकारिता। ठीक है, ये भी रीतिकाल की ही विशेषताओं में आती है। अच्छा, भेद हम जरा समझ लेते हैं। रीतिकालीन साहित्य के प्रमुख भेद कौन कौन से हैं, इन पर हम जरा नजर डालते हैं अपनी। देखिएगा, रीतिकालीन साहित्य को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है ना। कौन कौन से? रीतिबद्ध काव्य,
जरा रीतिबद्ध काव्य को हम जरा समझते हैं पहले। रीतिबद्ध काव्य, ऋषि मिश्रित काव्य। पहले हम रीतिबद्ध काव्य को समझते हैं। तो भाई काव्य शास्त्र के नियमों पर आधारित था रीतिबद्ध काव्य। अलंकार, रस, नायिका भेद पर जोर था। प्रमुख कवि इसके केशवदास, चिंतामणि ये सब थे। ठीक है, भर्तृहरि वगैरह ये सब चीज़ें हैं। और बात करेंगे नेक्स्ट रीति मिश्रित काव्य में, तो भाव और काव्यशास्त्र दोनों का संतुलन है। प्रेम और सौंदर्य के साथ साथ कलात्मकता भी। और प्रमुख कवि की बात करें तो बिहारी, देव और पद्माकर साहब, है ना। तो ये रीति मिश्रित में होती हैं। अच्छा, रीति मुक्त क्या है? रीति मुक्त काव्य में क्या है, तो स्वतः स्फूर्त भावनाओं पर आधारित थी ये चीज़, है ना। और नियमबद्धता की अपेक्षा भावनात्मक अभिव्यक्ति पर बल था। और प्रमुख कवि इसके घनानंद और मतीराम है। एक एक चीज़ को आपको जोड़ जोड़ करके लिखना है भाई साहब, ध्यान रखिएगा। बड़ी मेहनत से मैंने इस वीडियो को बनाया है और स्पेशल आपके एग्जाम को ध्यान में रख करके ही मैंने वीडियो को डिज़ाइन किया था। तो भाई बहुत अच्छे से अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो मुझे लगता है आपने बहुत अच्छा काम किया। यूनिट 1 आपने कंप्लीट कर ली है। आगे आने वाली क्लास में आपको यूनिट 2 मिल जाएगी। बाकी आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें यार, मुझे बताएं कि भाई वीडियो लगा कैसा है आपको कमेंट सेक्शन में, और बताएं ज़रूर कि आप कहाँ से, किस यूनिवर्सिटी से अपना ये वीडियो जो है वो देख रहे हैं। ठीक है, एक बार कमेंट में बता जरूर देना कि वीडियो लगी कैसी है और नेक्स्ट क्लास जो है वो आप किस सब्जेक्ट की चाहते हैं, ये बात भी आप हमें ज़रूर बताना। बाकी आपको बताएं राजनीति विज्ञान की जो क्लास है यूनिट 1 को हमने ऐसे कंप्लीट किया है, तो ऐसे यूनिट 2 यूनिट 3 करके हमने क्लासेस को कंप्लीट किया है। और अगर आप बाद में ये क्लास देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि सारी वीडियो तब तक आ चुकी होंगी। तो एक बार आप प्लेलिस्ट विजिट कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की मिल जाएगी। बाकी टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना मत भूलना। और आपके जितने भी मेजर माइनर सब्जेक्ट हैं सारे हम कंप्लीट करेंगे, चाहे आपका हिंदी हो, है ना, और या फिर राजनीति विज्ञान हो, इतिहास हो, अर्थशास्त्र हो, गृह विज्ञान हो। हाँ, कोशिश है कि सारे आपके कंप्लीट करा दें। माइनर में को सर्कुलर में जो आपका ये है क्या नाम इसका, भोजन पोषण एवं स्वच्छता, तो इसको भी हमने पहले बहुत सारी क्लासेस की दी हैं। आपके बहुत जो बड़े भाई बहन होंगे उनसे आप पूछना, ठीक है। बाकी लास्ट में आपको मॉडल पेपर भी कराते हैं, मैराथन भी उपलब्ध कराते हैं। फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र अगर आपका विषय है तो इसको भी हमने बहुत अच्छे से उम्दा तरीके से कंप्लीट किया था। नई क्लासेस हम बना रहे हैं, पिछले भी क्लासेस यहाँ पे पड़ी हुई हैं, तो परेशान कोई भी बच्चा नहीं होगा बिल्कुल, है ना। चीज़ों को आपके लिए हम करते आए हैं हमेशा से, और हमेशा से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की हम बात करते हैं ना। पेड कोर्सेज बेचते हैं। MS स्टडी प्लेटफॉर्म आप सबके लिए, आप सबके हित में हमेशा से खड़ा है और खड़ा रहेगा। और एक और बात बताएं, जो लोग पेड कोर्सेज बेचते हैं मुझे बड़ी जलन होती है उनसे, है ना। इसलिए मैं एकदम फ्री पढ़ाता हूँ, हमेशा से ही फ्री पढ़ाया है और हमेशा ही फ्री पढ़ाऊँगा आप सबके लिए, आप सबके हित में। जो मैं क्लास बनाता हूँ भाई बहुत मेहनत लगती है, लेकिन आप अपनी मेरी जो मेहनत है अगर वो सार्थकता में सिद्ध होती है तो मुझे लगता है कि ज़्यादा चीज़ें सही हैं, मेरा काम करना सही है। और अगर आपका काम नहीं बन पा रहा है तो मुझे लगता है सब फिर बेकार है ना। फिर बंद कर दूंगा मैं यूट्यूब अगर आप लोग अच्छे से, है ना, चीज़ें समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो फिर चलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो पर नए हो अगर तो यार फिर से कह रहा हूँ, है ना, एक बार सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ, परिवार बन जाओ अपना, और शेयर जरूर कर देना दोस्तों को ये क्लास। हर हर महादेव, वंदे मातरम।